सुप्रभात दोस्तों। हम शुरू करने वाले हैं आज से एक ऐसा विषय जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह हमारी दिनचर्या का तो महत्वपूर्ण विषय है ही, साथ ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोई ऐसा परीक्षा नहीं है, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो या प्रीलिम्स हो, मेंस हो या फिर किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो जहाँ पे इकोनॉमी से क्वेश्चन ना आते हों। उसी प्रकार हमारी डे टू डे लाइफ में भी इकोनॉमी का इम्पोर्टेंस जो है किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो बदलते हुए समय में यदि सिलेबस परिवर्तित होता है या नहीं भी होता है तो इकोनॉमी रेलिवेंट है और हमारे लिए थोड़ा सा ये कठिन विषय पड़ता है, इसलिए इसको हम सरल करने के लिए आज से ये प्रयास शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, आशा है कि आप लोगों को पसंद आएगा। इकोनॉमी की ये दृष्टि क्विक बुक की बुक है और पहला जो चैप्टर है इसमें अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था एक नज़र में, इकोनॉमिक्स एट अ ग्लेंस। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स होता क्या है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है कि अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है। तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि दुर्लभ संसाधनों का किसी भी प्रकार उपयोग किया जाए कि उनसे व्यष्टि से लेकर समष्टि स्तर पर अधिकाधिक संतुष्टि प्राप्त की जा सके। देखिए, इंग्लिश मीडियम में भी ये किताब आती है और अगर आप चाहेंगे तो ऑनलाइन भी इसको सर्च कर सकते हैं। अगर पीडीएफ कहीं पे डाउनलोड आपको मिल जाए तो खोल के पढ़ सकते हैं। व्यष्टि थोड़ा कठिन शब्द हो जाता है, इसका मतलब होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो लेवल पे, और व्यष्टि समष्टि जो होता है वो मैक्रो लेवल पे होता है। तो सूक्ष्म स्तर से लेकर के देखा जाए बृहद स्तर तक अधिकाधिक लोगों को संतुष्टि प्राप्त हो सके, ऐसा हम दुर्लभ संसाधनों का प्रयोग करें। जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा इसमें कई ऐसी लाइन थी जो ऐसे में यूज़ की जा सकती थी, कई ऐसी लाइन थी जो अन्य विषय में भी यूज़ की जा सकती थी। क्योंकि इकोनॉमी का ना अक्सर हम शॉर्ट नोट्स पढ़ते हैं, किसी कोचिंग का दिया हुआ या कहीं से अवेलेबल हो जाता है, तो वो शॉर्ट नोट में जितने काम की चीज़ होती है वो हम पढ़ के निकल जाते हैं। लेकिन जब हम एक किताब पढ़ते हैं, एक समग्र किताब पढ़ते हैं, तो हमें समझ में आता है कि कुछ नॉलेज तो हमको हमारे अनकॉन्शियस माइंड में इस तरीके से सेव होते जाते हैं, जैसे कि कोई एफडी करता है ना, कि कुछ राशि जो है अपना फिक्स डिपॉजिट में जमा कर देता है कि विषम परिस्थिति में काम आएगी। तो वैसे ही जब आप एक कंप्लीट बुक पढ़ते हैं तो आप उसको अंडरलाइन करते हैं, उसमें चीज़ों को लिखते हैं, उसको अच्छे से संवारते हैं। तो ऐसी स्थिति में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमेशा आते हैं प्रीलिम्स में या फिर हमेशा आते हैं मेंस में, वो तो याद होते ही हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी लाइन्स होती हैं जो आपको ऐसे को एनरिच करती है, या फिर पेपर 7 जैसा विषय होता है, या फिर और भी कहीं पे करंट का कोई विषय आता है तो आप उसको एनरिच कर सकते हैं। इसलिए किताब की प्रासंगिकता और किताब का महत्व हमेशा बना रहेगा, चाहे कितना भी कैसा भी समय क्यों ना आ जाए। ठीक है, इसलिए हम किताब की एक एक लाइन पढ़ रहे हैं। दोस्तों, अर्थशास्त्र के अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि दुर्लभ संसाधनों का किस प्रकार उपयोग किया जाए कि उनसे व्यष्टि से लेकर समष्टि स्तर पर अधिकाधिक संतुष्टि प्राप्त की जा सके। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु दुर्लभ संसाधनों के विवेकशील प्रबंधन। मान लीजिए दुर्लभ संसाधन है, आपके पास काफ़ी ज़्यादा संसाधन है, मृदा, दुर्लभ मृदा तत्व हैं, इसके अलावा खनिज भी है, तो उसका विवेकशील प्रबंधन करना है। विवेकशील प्रबंधन मतलब ऐसा ही नहीं कि उसका खनन किए और उसको यूज़ किए, उसको बेच दिए। ठीक है, विवेकशील प्रबंधन की हर व्यक्ति, हर वर्ग को इसका लाभ मिल सके और आज के साथ साथ भविष्य में भी उसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। तो अर्थशास्त्र की विषय वस्तु ये नहीं कि जैसे आज ही का आज पूरा सामग्री, पूरा संसाधन आप उपलब्ध जो है उसको समाप्त कर दो और फिर कल के बारे में सोचो ही नहीं। अधिकतम लाभ भी आपको लेना है, लेकिन प्रबंधन के साथ। तो दुर्लभ संसाधनों के विवेकशील प्रबंधन से इस प्रकार से संबंधित है कि व्यष्टि स्तर पर व्यक्ति अपने आर्थिक लाभों को अधिकतम कर सके और समष्टि स्तर पर कोई देश अपने सकल घरेलू उत्पाद को अधिकतम एवं समाज कल्याण को सुनिश्चित कर सके। देखिए, आज इस पैराग्राफ का अर्थ आपको समझ में आएगा कि माइक्रो लेवल में मतलब एक व्यक्ति का लाभ तो हो ही हो, है ना, एक व्यक्ति का लाभ तो बोल ही रहा है, एक व्यक्ति का लाभ व्यष्टि स्तर पर, मतलब माइक्रो लेवल पे व्यक्ति का लाभ हो और समष्टि स्तर पे, मैक्रो लेवल पे कोई देश जो है अपना जीडीपी क्या कर सके, मैक्सिमम कर सके। तो ऐसी इकोनॉमी किस काम की जो व्यक्ति से लेकर के समाज तक काम ना आए, तो समाज कल्याण को भी सुनिश्चित किया जा सके। एक व्यक्ति स्तर पर यानी कि व्यष्टि स्तर पर, व्यष्टि मतलब व्यक्ति समझिएगा, व्यक्ति मतलब व्यष्टि, ठीक है, तथा संपूर्ण अर्थव्यवस्था एवं राष्ट्र, संपूर्ण स आ गया, संपूर्ण आ गया मतलब समष्टि। अगर आपको कंफ्यूजन होता है व्यष्टि और समष्टि पे तो व्यष्टि को व्यक्ति समझ के रखिए और संपूर्ण अर्थव्यवस्था एवं राष्ट्र के स्तर मतलब समष्टि स्तर पर संसाधन सीमित मात्रा में ही पाए जाते हैं। देखिए, किसी के पास भी संसाधन सीमित मात्रा में होते हैं, चाहे आपके घर में आपको घर की अर्थव्यवस्था चलानी हो तो भी आपके पास सीमित संसाधन है, और देश की अर्थव्यवस्था चलानी है तो भी आपके पास सीमित संसाधन है। तो
सीमित मात्रा में ही पाए जाते हैं और इन्हीं सीमित संसाधनों के साथ मनुष्यों के द्वारा अपनी असीमित आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति का प्रयास किया जाता है। हमारी इच्छाएं क्या है? असीमित है, और संसाधन क्या है? सीमित है। तो उन्हीं सीमित संसाधनों से हमें अपनी असीमित आवश्यकताओं की क्या करनी है? पूर्ति करनी है। तो संसाधन केवल दुर्लभ ही नहीं होते बल्कि इनके वैकल्पिक प्रयोग भी होते हैं। तो दुर्लभ ही नहीं होते बल्कि इनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, इसलिए संसाधनों को प्रबंधित किया जाना आवश्यक है। मैनेजमेंट इज वेरी कंपलसरी, ठीक है, टू कंप्लीट ऑल नीड्स। जैसे व्यष्टि स्तर पे एक किसान है मान लीजिए, तो वो अपनी भूमि पर क्या कर रहा है? गेहूं, चावल, मक्का, दाल, गन्ना का उत्पादन कर रहा है। इसी प्रकार समष्टि स्तर मतलब नेशनल लेवल पे एक देश की सरकार देश के संसाधनों की रक्षा सामग्रियों के क्रय करने में डिफेंस की सामग्री क्रय कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचे का विकास कर रही है, गरीबों और वंचित वर्ग के लिए लोक कल्याणकारी कार्यक्रम चला रही है, सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रम को चलाने में इसका उपयोग कर रही है। किसका प्रयोग? संसाधन का। तो अर्थशास्त्र क्या हो गया? व्यष्टि और समष्टि स्तर पर सीमित संसाधनों के विवेकशील प्रबंधन अथवा कुशलतम उपयोग से संबंधित है। ये तो क्लियर हो गया हमको। व्यष्टि समझ में आ गया, समष्टि समझ में आ गया। जिस प्रकार से एक किसान अपने खेत में चीजों को मैनेज कर रहा है, उसी प्रकार से सरकार क्या है? अपने देश में सीमित संसाधनों को विवेकशील प्रबंधन के माध्यम से कुशलतम प्रयोग कर रही है। अब देखिए, ये वाला डेफिनेशन कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। इसको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं। जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होंगे वो अर्थशास्त्र की बात जब भी आती है तो व्यष्टि एवं समष्टि स्तर पर सीमित संसाधनों के, पहला की पॉइंट तो हो गया व्यक्ति समष्टि। जब भी अर्थव्यवस्था की बात आएगी मैक्रो इकोनॉमिक्स आपके सामने आ जाएगा। तो व्यष्टि और समष्टि स्तर पे किसकी? सीमित संसाधनों की क्या? विवेकशील प्रबंधन अथवा कुशलतम प्रयोग। मतलब कि प्रयोग तो हर कोई जानता है, किसी भी चीज का आप कितना भी सामग्री दे देंगे तो उसका प्रयोग करना तो हर इंसान जानता है, ठीक है, लेकिन किस तरह का प्रयोग? कुशलतम प्रयोग, ठीक है, एकदम कुशलतम प्रयोग होना चाहिए। तो उससे संबंधित है। अब पूरी लाइन पढ़िए। अर्थशास्त्र व्यष्टि एवं समष्टि स्तर पर सीमित संसाधनों के विवेकशील प्रबंधन अथवा कुशलतम प्रयोग से संबंधित है। इस तरीके का अगर डेफिनेशन लिखेंगे या फिर वर्ड का उपयोग करेंगे तभी मार्क्स अच्छे मिलते हैं। अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके तहत यह अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति, समाज और सरकार किस प्रकार से अपने सीमित संसाधनों के द्वारा असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। लीजिए, घुमा फिरा के वही बातें बार बार कही जा रही हैं कि अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके तहत यह अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति, समाज, सरकार किस प्रकार अपने सीमित संसाधनों के द्वारा अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। सरल शब्दों में अगर आपको ये याद नहीं हो रहा तो ये याद कर लीजिए। इस प्रकार अर्थशास्त्र एक व्यापक विषय है जो कि उत्पादन, उपभोग, देखिए उत्पादन करना है आपको। मान लीजिए किसान है, किसी चीज का उत्पादन किया, गेहूं का उत्पादन किया, फिर उसमें से कुछ उपभोग कर लिया, अपना आटा वाटा पिसवा लिया, ठीक है, फिर बचत करेगा, विनियोग, मुद्रास्फीति, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, रोजगार के अवसर, जीवन की गुणवत्ता आदि से संबंधित विषयों का अध्ययन करता है। ठीक, तो अर्थशास्त्र का पूरा विषय बता दिया। यहाँ पे पूरा आपको इंट्रोडक्शन दे रहा है कि यहाँ पे उत्पादन का आपको अध्ययन करना है। उत्पादन, उपभोग, बचत, विनियोग, मुद्रास्फीति, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, रोजगार के अवसर और जीवन की गुणवत्ता आदि से संबंधित विषयों का अध्ययन करना है। अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। अर्थात अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो कि उद्देश्यों और वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित साधनों से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। सामान्य शब्दों में अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। ये हमारे काम का है, ये हमारे काम का है। ठीक है, कैसे? अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं की, वस्तु और सेवाएं दो चीज हो गई। अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। अब एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं एडम स्मिथ, इसका उल्लेख कर देना है, में प्रकाशित अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। ये चीज तो अब हर जगह यूज हो सकता है। अर्थशास्त्र से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो एडम स्मिथ जी का नाम सम्मानजनक तरीके से ले लीजिए और उनकी बुक का नाम द वेल्थ ऑफ नेशन, इसको भी बराबर इज्जत देना है। और अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। देखिए, ये एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना था तो इसको मैंने यहाँ पे चिपका दिया है। ठीक है, कि असीमित मांग और इच्छा, असीमित मांग और इच्छा, और इधर क्या है? सीमित संसाधन। ठीक है, तो डिसबैलेंस क्यों हो रहा है? आपके घर में डिसबैलेंस क्यों आ रहा है? आपको एक स्मार्टफोन चाहिए, मोबाइल चाहिए, घर चाहिए, है ना, गाड़ी चाहिए। ठीक है, आपके पास है सीमित, आपकी जो आय है वो क्या है? सीमित है। ठीक है, आय सीमित है, आय आपकी सीमित है और खर्च है आपके ढेर सारे, सपने क्या हैं? बड़े बड़े हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सीमित संसाधन में ही आपको अपनी असीमित इच्छाओं की पूर्ति करनी है तो डिसबैलेंस
ये डिसबैलेंस तो आना ही है। इसी तरीके से अगर आप नेशनल लेवल पे देखेंगे तो सबकी इच्छा अलग अलग है, सबकी इच्छा अलग अलग है। किसी को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मतलब कि सड़क चाहिए, स्कूल्स चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए, ठीक है, रोजगार चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए, ठीक है। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में देखिए, इसरो को हमेशा पैसे की कमी होती है, DRDO को क्या होती है, पैसे की कमी होती है। तो इच्छाएं हमारी असीमित हैं। हम एक एक खेत से लेकर के, ठीक, खेत से लेकर के हम देखा जाए तो यूनिवर्स में, मतलब कि ब्रह्मांड में अपनी जगह बनाना चाह रहे हैं, अंतरिक्ष में अपनी जगह बनाना चाह रहे हैं। इसरो क्या चाह रहा है, यही चाह रहा है कि हम हमेशा एडवांस बने रहें। तो हालांकि ये लग्जरी नहीं है, नेसेसिटी है। आज के समय में अगर उपग्रह नहीं प्रक्षेपित किए जाएंगे तो जो मौसम पूर्वानुमान हो रहा है, ठीक है, मौसम पूर्वानुमान हो रहा है, हम आपदा से बच पा रहे हैं तो भी इसी के कारण बच पा रहे हैं। तो असीमित मांग है और सीमित संसाधन है, इसी के बीच में बैलेंस बैठाना है, और यही अर्थशास्त्र है। आज के बाद मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ में आपको कोई कन्फ्यूजन होने वाला है। अर्थशास्त्र का वर्गीकरण देखिए, कभी भी क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स आता है तो थोड़ा सा आँख बंद करके सोच लीजिए कि अर्थशास्त्र है तो किस तरीके का क्लासिफिकेशन होगा। एक तो व्यष्टि और दूसरा समष्टि, मतलब कि एक व्यक्ति के लेवल पे होगा और एक राष्ट्र के लेवल पे होगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की एक इकाई या इकाई के भाग के रूप में अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे पहलुओं अर्थात व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म, एक उद्योग और एक बाजार। मतलब छोटे लेवल पे बात की जा रही है। देखिए, व्यष्टि लेवल मतलब एक व्यक्ति के लेवल पे है, और वो एक उपभोक्ता हो सकता है, उत्पादक हो सकता है, फर्म हो सकता है, उद्योग हो सकता है, बाजार हो सकता है। तो अर्थव्यवस्था की सूक्ष्म जानकारी किसी व्यक्ति, फर्म, घरेलू कार्य की नीति निर्धारण यथा उत्पादन, उपभोग, मूल्य निर्धारण इत्यादि में सहायक होती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन आंशिक संतुलन से अधिक प्रभावित है, जो कि आर्थिक क्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण कारकों से प्रभावित होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अनुकूलतम साधन आवंटन और आर्थिक क्रियाओं जैसे कि मांग और आपूर्ति का अध्ययन, मूल्य निर्धारण से संबंधित समस्याओं और नीतियों का अध्ययन होता है। कुल मिला के सूक्ष्म अर्थव्यवस्था आप समझ लीजिए कि व्यक्ति के लेवल पे या फिर एक छोटे लेवल पे, जैसे कि उपभोक्ता, उत्पादक, एक फर्म, एक बाजार की बात आती है, तो वहाँ पे इस प्रकार की अर्थव्यवस्था जो छोटे छोटे पहलुओं को कवर करती है वो व्यष्टि है। बार बार क्यों बोल रही हूँ, ताकि याद हो जाए। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अनुकूलतम साधन आवंटन और आर्थिक क्रियाओं जैसे कि मांग और आपूर्ति का अध्ययन आता है, मूल्य निर्धारण से संबंधित समस्याओं और नीतियों का अध्ययन आता है। तो मांग और आपूर्ति का अध्ययन तो आप करेंगे ही, साथ में मूल्य का निर्धारण से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उसके बारे में भी पढ़ेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण घटक क्या है, देखिए, उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। इसके अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार से एक उपभोक्ता अपनी आय को विभिन्न प्रयोगों में आवंटित करता है ताकि वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सके। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपके पास जितना पैसा आएगा, मान लीजिए कि आपके पास एक महीने में 20,000 रुपये आते हैं, ठीक है, तो उसको आप क्या करेंगे, अपनी आय को विभिन्न प्रकार से आवंटित कर देंगे ताकि आपको क्या मिल सके, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, अधिकतम संतुष्टि मिल सके, ठीक है, अधिकतम संतुष्टि मिल सके। तो ये होता है उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। फिर आगे आपका उत्पादक व्यवहार सिद्धांत। इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि उत्पादक यह निर्णय कैसे लेता है कि किस विषय वस्तु का उत्पादन करना है और कितना उत्पादन करना है, ठीक है। एक उपभोक्ता क्या सोचेगा कि कितना पैसा है उसको कैसे खर्च करूं। एक उत्पादक कैसे सोचेगा कि इस खेत में मेरे को किसी चीज का उपज उपजाना है तो मैं कितना इस वस्तु का उत्पादन करूं जिससे कि लाभ क्या हो सके, मैक्सिमाइज हो सके, लाभ आपको मैक्सिमम मिल सके, ठीक है। यहाँ अधिकतम संतुष्टि हो सके है और यहाँ पे लाभ अधिकतम मिल सके। कीमत सिद्धांत क्या है, कीमत बोलता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि कीमत सिद्धांत में यह अध्ययन किया जाता है कि बाजार में वस्तुओं की कीमत किस प्रकार निर्धारित की जाती है। किसी भी चीज की वैल्यू, आप गेहूं उपजा लिए, धान उपजा लिए, लेकिन उसकी बाजार में किस प्रकार से कीमत निर्धारित होगी यह निर्भर करता है। तो चीजों को तोड़िए, कोई चीज कठिन नहीं होती है, चीजों को तोड़ना है और याद करना है। तो इसके महत्वपूर्ण घटक अगर आता है वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, चाहे वो मेंस में आए या फिर आपको प्रीलिम्स में टिक लगाने को आए, तो उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत है, क्योंकि उपभोक्ता किस प्रकार से व्यवहार करेगा, उत्पादक किस तरह से व्यवहार करेगा, और कीमत सिद्धांत क्या होता है। अब आइए मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र। तो समष्टि अर्थशास्त्र को वृहद अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के बड़े पहलुओं अर्थात संपूर्ण अर्थव्यवस्था अथवा संपूर्ण अर्थव्यवस्था के समुच्चयों से संबंधित अध्ययन किया जाता है।
अब देखिए वृहद अर्थशास्त्र है तो ऑब्वियसली वृहद होगा, बड़े पहलुओं पर अध्ययन किया जाएगा। तो बड़े पहलू क्या है एक राष्ट्र के लिए? देखिए राष्ट्रीय आय है, राजकोषीय नीति है, मौद्रिक नीति है, सरकारी बजट है, आर्थिक समृद्धि है, आर्थिक विकास है, मुद्रास्फीति है, गरीबी है, बेरोजगारी है। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो ये याद करिएगा कि एक व्यक्ति के लेवल पे क्या समस्या होती है और एक राष्ट्र के लेवल पे अगर हम देखें, राष्ट्र के लेवल पे क्या समस्या होगी, बड़े लेवल पे क्या समस्या होगी। अगर आप देश की कमान अगर आप संभाल रहे हैं तो वहाँ पे आपको क्या क्या समस्या आएगी। तो एक व्यक्ति के लेवल पे और एक राष्ट्र के लेवल पे अगर आप चिंतन करेंगे तो आपको व्यष्टि समष्टि बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे राष्ट्रीय आय की बात होगी, राजकोषीय नीति की बात होगी, गरीबी की बात होगी, बेरोजगारी की बात होगी। जब भी एक समुदाय से रिलेटेड कोई बात आ रहा है तो ये समष्टि अर्थव्यवस्था है। जब भी एक इंडिविजुअल बात आ रही है, उपभोक्ता की बात आ रही है, उत्पादक की बात आ रही है, व्यक्ति की बात आ रही है, फर्म की बात आ रही है, बाजार कंपनी की बात आ रही है, तो ये व्यष्टि यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स होगी। ठीक है, अभी तक ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये किस चीज का अध्ययन और विश्लेषण करता है? जिससे कि आर्थिक प्रणाली का विश्लेषण एवं बड़े पैमाने पर आर्थिक समस्याओं का समाधान किया जा सके। समष्टि अर्थशास्त्र आय, रोजगार और समृद्धि संबंधी नीतियों के व्यापक स्तर से संबंधित होता है। समष्टि अर्थशास्त्र का विश्लेषण संपूर्ण अर्थव्यवस्था में आय निर्धारण पर केंद्रित होता है। तो डेफिनेटली आप एक वृहद स्तर की बात कर रहे हैं तो एक आय का निर्धारण एक वृहद स्तर पे आपको यहाँ समझना होगा। अब देखिए इसका घटक देख लेते हैं। जैसे उधर देखे थे ना व्यष्टि का घटक कि उसमें उत्पादक था, उपभोक्ता था, कीमत था, है ना। अब यहाँ देखते हैं इसके क्या क्या घटक हैं, मतलब एक मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्या क्या घटक हैं। तो ये है राजकोषीय नीतियाँ और मौद्रिक नीतियाँ। देखिए दोस्तों जब भी आप किताब पढ़ते हैं ना थोड़ा धैर्य रखिए। एक एक लाइन को जब आप पढ़ेंगे ना तो अपने आप जो अनसुलझे हुए प्रश्न हैं वो सुलझते जाएंगे और आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। जब आप जंप करेंगे, जैसे नोट्स में आपको लाइंस मिल जाएंगी, ठीक है, लाइंस। जब आप नोट्स पढ़ के जंप करेंगे तो आपका दिमाग, आपका ब्रेन भी क्या करेगा? जंप करेगा। तो आपको ना आगे की कहानी पता है ना पीछे की कहानी पता है, सिर्फ आपको ये वाला पॉइंट पता है, तो आप इसको कोरिलेट नहीं कर पाते, ना ही अच्छे से याद कर पाते हैं। तो एक कहानी की ज़रूरत होती है। हमारा दिमाग क्या है, बहुत सारी चीज़ों से, उलझनों से भरा हुआ है। जब तक आप उसको एक इंटरेस्टिंग कहानी नहीं बताइएगा, आगे पीछे से कनेक्ट नहीं करिएगा, वो लंबे समय तक याद नहीं रह पाएगा। इसलिए हमारी मेमोरी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। हम छोटी छोटी चीज़ें नोट्स ऐसे पॉइंट वाइज पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं। तो जब आप उसको कोरिलेट कर लेंगे ना, जब आपको पता होगा कि कौन किसका बेटा था, किसके जीवन में क्या समस्या आई थी, इसलिए ये सुधार किए गए, तो ये कहानी अब बैठ गई एक बार दिमाग में तो वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगी। तो देखिए समष्टि अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण घटक क्या क्या है? राजकोषीय नीतियाँ और मौद्रिक नीतियाँ सबसे महत्वपूर्ण है। फिर सरकारी बजट है। देखिए बिना बजट के एक पूरा नेशन कैसे चलेगा? मुद्रा की पूर्ति एवं साख सृजन। आपका देश है, आप कोई मुद्रा चला रहे हो तो उसकी आपूर्ति भी आपको सुनिश्चित करनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं कि बाजार से पूरी मुद्रा गायब हो जाए। फिर साख का सृजन, साख भी होना चाहिए उसका। साख को इंग्लिश में क्या कहते हैं अभी एकदम दिमाग से में नहीं आ रहा है। साख का सृजन भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति एवं अविस्फीति अंतराल से संबंधित सिद्धांत। तो मुद्रास्फीति क्या है, अविस्फीति क्या है, और अगर उसके बीच में अंतराल है तो उससे रिलेटेड हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। विनिमय दर एवं भुगतान संतुलन। अब आपके देश में रुपए की वैल्यू क्या है, डॉलर की तुलना में आपका रुपए कितना कम ज़्यादा है, तो भुगतान संतुलन की भी आवश्यकता है। हम आयात ही आयात कर रहे हैं, निर्यात कर ही नहीं रहे हैं, तो भी एक ट्रेड में डेफिसिट आ जाएगा। तो विनिमय दर एवं भुगतान संतुलन। रोजगार से संबंधित सिद्धांत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतने डेमोग्राफिक डिविडेंड 140 करोड़ की आबादी हम लेके बैठे हैं, जिसमें कि 65% से ज़्यादा लोग क्या हैं, यंग हैं, उनको रोजगार की आवश्यकता है। तो अगर आप रोजगार से संबंधित कार्य नहीं करोगे तो भी आपका क्या हो जाएगा, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स ध्वस्त हो जाएगा। समग्र मांग एवं समग्र आपूर्ति अर्थात संतुलित उत्पादन से संबंधित सिद्धांत। तो आपको एक संतुलित उत्पादन करना है। उत्पादन करने के बाद उसका किस तरीके से यूज किया जाए और किस तरीके से उसको संतुलित किया जाए। तो राजकोषीय नीतियाँ, मौद्रिक नीतियाँ। मान लीजिए आप एक देश चला रहे हैं तो आपको एक नीति की आवश्यकता होगी, फिर एक बजट की आवश्यकता होगी। बिना पैसे का कोई मतलब बिना इकोनॉमी के सब बेकार ही है। फिर मुद्रा की आपूर्ति, साख सृजन, ठीक है। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति, अविस्फीति, विनिमय दर, रोजगार और समग्र मांग आपूर्ति, ये इसके घटक हो गए। अब आइए अंतर क्या होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर क्या है? डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं कि छोटी आर्थिक इकाइयों के आर्थिक मुद्दों से संबंधित है, जैसे कि एक व्यक्ति, उपभोक्ता, एक फर्म। अगर अभी तक ये याद नहीं हुआ है तो मुझे लगता है पढ़ना बेकार है, ठीक है।
समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के वृहद स्तर के आर्थिक मुद्दों जैसे कि रोजगार, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, बजट। व्यष्टि यानी कि माइक्रो में क्या होगा, कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है क्योंकि यह बाजार में कीमत के निर्धारण से संबंधित है। समष्टि अर्थशास्त्र को प्रायः आय और रोजगार सिद्धांत कहा जाता है। देखिए, इसको कीमत सिद्धांत कह रहे हैं, ये चीज दिमाग में बैठा लीजिए। इधर कीमत है, एक व्यक्ति की कीमत तुम क्या जानो, ठीक है, तो ये कीमत सिद्धांत है, व्यक्ति की कीमत जानिए, ठीक। ये क्या है, आय और रोजगार सिद्धांत है। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, तो उसको भाई रोजगार नहीं दोगे तो क्या करेगा, तो आय और रोजगार सिद्धांत ये कहा जाता है क्योंकि यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था में समग्र उत्पाद तथा सामान्य कीमत स्तर के निर्धारण से संबंधित है। समग्र उत्पाद और सामान्य कीमत। यहाँ देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र की यह मान्यता है कि समष्टि चर स्थिर रहते हैं, इसलिए जब भी हम किसी बाजार विशेष में कीमत निर्धारण का अध्ययन करते हैं तो हम यह मानते हैं कि सामान्य कीमत स्तर स्थिर है। और यहाँ पे क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र की यह मान्यता है कि व्यष्टि चर स्थिर रहते हैं। देखिए, दोनों एक दूसरे को अपोजिट करते हैं। ये कह रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला चर स्थिर रहता है और ये कह रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला चर स्थिर रहता है। इसलिए हम जब अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद का अध्ययन करते हैं तब मानते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद का वितरण स्थिर है। तो ये याद अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, ये 2 वाला पॉइंट ऊपर का याद हो गया है, बहुत है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रमुख घटक क्या क्या हैं, घटक को तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि उपभोक्ता व्यवहार, उत्पादक व्यवहार, कीमत सिद्धांत या प्राइस थ्योरी पढ़ा हमने। और इसके मुख्य घटक क्या हैं, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, रोजगार स्तर, मुद्रा स्फीति, अवस्फीति, सरकारी बजट, मुद्रा की आपूर्ति, साख सृजन, विनिमय दर और भुगतान संतुलन। अब मुझे इतना पूरा विश्वास हो गया है कि व्यष्टि और समष्टि अर्थव्यवस्था क्या होता है, उसमें अंतर क्या है, उसके विशेष क्या है, विशेष पॉइंट्स क्या हैं, ये आपको याद हो चुका होगा। नहीं तो एक बार और पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, ठीक है। अब आते हैं हम इकोनॉमी। देखिए, ये हम लोग अभी तक क्या पढ़ रहे थे, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे कि अर्थशास्त्र पढ़ रहे थे, अर्थशास्त्र, ठीक है। इसमें क्या, इसका इकोनॉमिक्स कहा जाता है, इसको अर्थशास्त्र। तो एक थ्योरेटिकल रूप में पढ़ रहे थे। अब हम व्यवहारिक प्रयोग पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी क्या होती है। तो अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र के बीच में संबंध जो होता है सामान्य रूप से सिद्धांत और अभ्यास के रूप में, एक होता है किताब में पढ़ना और दूसरा होता है उसको जीवन में उतारना। तो एक थ्योरी आप पढ़ के बैठ गए कि ऐसा ऐसा सिद्धांत होता है भाई, ऐसे बजट बनता है, लेकिन जब उसको आप व्यवहारिक उपयोग करते हैं तो आपको बैंक की जरूरत होगी, आपको मुद्रा की जरूरत होगी, आपको बहुत सारी व्यवहारिक चीजें की आवश्यकता होगी जिससे कि आप उसका संचालन करेंगे। तो अर्थशास्त्र का व्यवहारिक रूप ही क्या है, अर्थव्यवस्था है। अर्थशास्त्र में आर्थिक गतिविधियों से संबंधित सिद्धांतों, नियमों इत्यादि का वर्णन होता है, जबकि अर्थव्यवस्था में इन्हीं सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग होता है। एक लाइन में इसने बता दिया है, बहुत शानदार तरीके से बताया है कि अर्थशास्त्र में आर्थिक गतिविधियों से संबंधित सिद्धांत, नियमों इत्यादि का वर्णन होता है, जबकि अर्थव्यवस्था में इन्हीं सिद्धांतों का क्या होता है, व्यवहारिक प्रयोग होता है। तो व्यवहारिक प्रयोग इकोनॉमी हो गया, अर्थव्यवस्था हो गई। आर्थिक सिद्धांतों एवं नियमों की वास्तविक परख अर्थव्यवस्था में होती है। जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहा जाता है। किसी भी देश की इकोनॉमी के बारे में आप बात कर रहे हैं, किसी भी देश की इकोनॉमी, तो उसकी समस्त आर्थिक क्रियाएं, मतलब वस्तु, सेवा, सभी से संबंधित तो आर्थिक क्रियाएं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था किसी देश या क्षेत्र विशेष में अर्थशास्त्र के व्यवहारिक स्वरूप को प्रदर्शित करती है, जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था, चीनी अर्थव्यवस्था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो समग्र रूप में ये व्यवहारिक स्वरूप को प्रदर्शित करती है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र देखिए क्या क्या है, क्षेत्र ये तो मेरे ख्याल से जो भी एक बार भी एग्जाम दिया होगा उसको पता होगा। प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों को उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है, अर्थात इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक क्षेत्रों का लेखांकन किया जाता है, इसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। इसे कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र भी कहते हैं। देखिए, इसे क्या कहते हैं, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र भी कहते हैं। प्राइमरी क्षेत्र हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे संसाधनों को उत्पाद के रूप में, जहाँ पे उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, तो उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है, ठीक। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र भी कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं होती है, तो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, वानिकी, देखिए कृषि तो होगा ही, साथ में वानिकी होगी, फिर आपका मत्स्य पालन होगा, मत्स्य पालन, खनन एवं उत्खनन, माइंस वाला जो होता है इसमें ये भी शामिल होता है, ठीक। तो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन एवं उत्खनन। अब आते हैं सेकेंडरी में,
तो सेकेंडरी में यानी कि द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है? अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है। अब सेकेंडरी सेक्टर आ गया, तो प्राइमरी सेक्टर से हमको क्या मिल गया? कच्चा माल मिल गया। अब उसका प्रयोग आप कहाँ करोगे? तो सेकेंडरी सेक्टर में करोगे। तो यहाँ पे द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों का प्रयोग से विनिर्मित वस्तुओं के उत्पादन का लेखांकन किया जाता है। इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। अब इसमें देखिए क्या क्या आता है? विनिर्माण आता है, निर्माण आता है, और गैस, जल तथा विद्युत आपूर्ति ये आता है। देखिए यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में लगभग हर मेंस में क्वेश्चन पूछ रहा है, हर मेंस में विनिर्माण, क्योंकि हमें अगर अपने इकोनॉमी की ग्रोथ करनी है, जीडीपी बढ़ानी है और लोगों को रोजगार देना है, तो तीनों के लिए हमें विनिर्माण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और निर्माण क्या होता है? निर्माण जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, मान लीजिए कहीं पे सड़क बन रहा है, ठीक है, सड़क बन रहा है, कहीं पे पुल बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, ठीक है, कोई कहीं पे कोई निर्माण हो रहा है, तो एक ऐसा निर्माण जो जहाँ पे बनेगा वहीं रह जाएगा, उसको उठा के आप कहीं नहीं ले जा सकते। अगर कोई बिल्डिंग कहीं बन गई है तो क्या आप उसको उठा के दूसरी जगह ले जा सकते हैं? नहीं ले जा सकते, नहीं ले जा सकते। सड़क बन रहा है तो क्या उसको उठा के कहीं ले जा पाएंगे? नहीं ले जा पाएंगे। तो कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन या ऐसा निर्माण जो जहाँ पे हो रहा है वो वहीं पे उसको रखा जाएगा, तो वो निर्माण हो गया। विनिर्माण जहाँ पे बन रहा है वहाँ से उठा के आप दूसरी जगह ले जा सकते हैं। स्मार्टफोन कोरिया का, चाइना का, यूएस का आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आपके देश में आ जा रहा है। व्हीकल है, मोटर कहीं बन रहा है, पार्ट्स कहीं बन रहे हैं, आपके यहाँ आ जा रहे हैं, आप यूज़ कर रहे हैं। विनिर्माण, तो विनिर्माण मतलब जहाँ बन रहा है वहाँ से ये कहीं ले जाया जा सकता है, इसे कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो ये कंस्ट्रक्शन है, ये मैन्युफैक्चरिंग है, दोनों में अंतर है। गैस, जल और विद्युत आपूर्ति, इससे तो आप परिचित होंगे। तो ये सेकेंडरी सेक्टर हो गया, जिसे औद्योगिक क्षेत्र कहा जा रहा है। अब आते हैं टर्शरी सेक्टर, तीसरा। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, इसलिए इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। क्या किया जा रहा है? सेवाओं का उत्पादन। यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था के प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। जैसे कि आप किसी भी क्षेत्र में अगर देखेंगे तो सेवा आपको जो सेवा का क्षेत्र होता है वो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को अपनी सेवाएं दे रहा है। जैसे कि व्यापार, होटल, रेस्टोरेंट है, परिवहन, संचार, भंडारण है, वित्तीय सेवाएं जैसे कि बैंकिंग है, बीमा है, रियल एस्टेट है, ठीक है, रियल एस्टेट है, चिकित्सा हो गया, लोक प्रशासन। आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो क्या है? सेवा का क्षेत्र है, सेवा का क्षेत्र है, ठीक है। सर्विस सेक्टर, हमारी इकोनॉमी की क्या विडंबना है? हमारी इकोनॉमी की ये विडंबना है कि हमने सेकंड वाला जो फेज है ना, सेकेंडरी सेक्टर, इसको मिस कर दिया है और हम प्राइमरी से सीधे टर्शरी में कूद गए हैं, ठीक है। ये हमारे स्टेट के लिए उतना एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो उद्योग है, खनिज है, मिनरल है, उस पर कार्य हो रहा है, तो सेकेंडरी औद्योगिक क्षेत्र में भी हम कार्य कर रहे हैं। लेकिन पूरे देश की इकोनॉमी की बात करें तो हम प्राइमरी सेक्टर, मतलब कि जब हम कृषि की अर्थव्यवस्था से स्टार्ट किए थे तो हम सीधे सेवा में कूद गए हैं, ठीक है। हमने ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को क्या किया? स्किप कर दिया है। तो सारी जो समस्याएं फैली हैं यहाँ पे, जो रायता फैला है, वो इसी कारण से है कि हम सेकेंडरी सेक्टर पर उतना ध्यान नहीं दे पाए। जो बार बार कहा जा रहा है कि जीडीपी बढ़ रही है लेकिन रोजगार नहीं बढ़ रहा, ठीक है, जो समस्या आ रही है। विनिर्माण सेक्टर में क्या किया जाए? मेंस में यही आपसे पूछ रहा है क्या करें, प्रीलिम्स में यही पूछ रहा है, इंटरव्यू में भी यही पूछेगा कि क्या कारण है इतना सारा डेमोग्राफिक डिविडेंड, इतने सारे लोगों, युवाओं को हम इतने सारे प्रयास करने के बाद भी रोजगार से क्यों नहीं जोड़ पा रहे हैं। तो हमारी इकोनॉमी की अगर आप बेसिक चीज़ आपको याद होगी तभी आप आगे की समस्याओं का समाधान बता पाएंगे, ठीक है। अब आइए क्वाटरनरी सेक्टर भी है। ये है ज्ञान और सेवा, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला जो क्षेत्र होता है उसको क्वाटरनरी कहते हैं। तो इस क्षेत्र में देखिए अभी तक 3 सेक्टर ही आप हमेशा पढ़ते होंगे, अब जब किताब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि चौथा सेक्टर भी क्या होता है। तो यह जो होता है तृतीय क्षेत्र का एक उन्नत रूप है, क्योंकि इसमें ज्ञान क्षेत्र से संबंधित सेवाएं शामिल की जाती है। वर्तमान में सूचना आधारित सेवाओं की मांग बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है। चतुर्थक क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों में मुख्यतः सूचनाओं का संग्रहण करना, सूचनाओं का विश्लेषण करना और आवश्यकता अनुसार सूचनाओं को प्रस्तुत करना। मतलब डाटा आपको मिला, डाटा कलेक्शन किए, डाटा एनालिसिस किए और फिर उससे जो भी रिजल्ट आया उसको आप प्रेजेंट किए। तो इसमें क्या क्या आता है? विशेषीकृत ज्ञान आता है, तकनीकी कौशल आता है, प्रबंधकीय कौशल मतलब मैनेजमेंट वाला स्किल है, एनालिटिकल स्किल है, इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही इसमें म्यूचुअल फंड प्रबंधक, पोर्टफोलियो प्रबंधक, टैक्स प्रबंधक, सांख्यिकी विद, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो करते हैं, शोध एवं अनुसंधानकर्ता इत्यादि उन्नत किस्म की विशेषीकृत सेवाओं को शामिल किया जाता है। देखिए दोस्तों, आज का ज़माना एआई का ज़माना है, ठीक है, एआई।
और एआई में डाटा एनालिसिस, मतलब अब ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। ज़रूरी नहीं है कि मान लीजिए कि कोई कोर्ट है और उसमें बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, ठीक है, तो आप किसी एआई का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या करेगा, सारे केसेस को अरेंज करेगा, फिर देखेगा कि कौन कितने समय से लंबित है, कौन 1980 के दशक से चला रहा है, कौन 90 और कौन 2000 इसके बाद के दशक का है, ठीक है। तो उसको अरेंज करेगा, उसके बाद उसकी सुनवाई के लिए वो क्या करेगा, एक लिस्ट बना लेगा कि पहले किसकी सुनवाई होनी चाहिए, बाद में किसकी सुनवाई होनी चाहिए, ठीक है, और उसके हिसाब से उसको प्रेजेंट करते जाएगा। तो डाटा को क्या किया इसने, कलेक्शन किया, डाटा का एनालिसिस किया, फिर उसको प्रेजेंट किया। तो इससे क्या होगा, सुनवाई में भी जो पुराने लोग हैं उनको जल्दी मौका मिलेगा कि उनका केस सॉल्व हो जाए, और जो नए हैं उनका भी फास्ट ट्रैक पे सुनवाई हो सकेगी। तो इस तरीके का जो ज्ञान है, यहाँ तक कि जो विदेशी कंपनियां कर रही हैं कि बहुत ज़्यादा डाटा आपके माध्यम से फीड किया जा रहा है ताकि जो उनके एआई टूल्स हैं वो अच्छे तरीके से काम कर सके। तो क्वार्टरली सेक्टर आपको पता चल गया क्या होता है, एनालिसिस से संबंधित है, डाटा से संबंधित है, आपका और जितने भी कार्य होते हैं जैसे कि म्यूचुअल फंड प्रबंधक है, पोर्टफोलियो प्रबंधक है, कर प्रबंधक है ना, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, R&D वाले जो हैं क्षेत्र हैं वो क्वार्टरली सेक्टर में आते हैं। पंचक क्षेत्र देखिए, क्वीनरी सेक्टर अगर आता है तो पंचक क्षेत्र उच्च किस्म की सेवाओं से संबंधित है, जिसमें कि गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल सम्मिलित होते हैं जो अपने अपने क्षेत्र के उच्च विशेषज्ञ होते हैं, अपने अपने क्षेत्र के उच्च विशेषज्ञ। मतलब फिफ्थ सेक्टर है तो समझिए सबसे ज़्यादा उच्च विशेषज्ञ यहाँ पे रहेंगे। नीति निर्माण, निर्णय निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, जैसे कि नए नए विचारों, तकनीकों, शोध एवं अनुसंधानों एवं भविष्य के लिए बेहतर संभावनाओं पर कार्य करते हैं। इनमें मुख्यतः उच्च स्तर के सरकारी अधिकारी, कंपनी एवं व्यवसायों के उच्च प्रबंधक, ठीक है, जो कि हाई स्किल मैनेजमेंट है जिनके पास, शोधकर्ता हैं, वैज्ञानिक हैं, वित्तीय प्रबंधक हैं, कानूनी सलाहकार हैं इत्यादि को शामिल किया जाता है। अब देखिए, कानूनी सलाहकार अगर आता है तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि सेवा है या फिर आपका पंचक क्षेत्र है। तो ऑप्शन में अगर पंचक क्षेत्र होगा तब मानना है, नहीं तो कानूनी सलाहकार तो सेवा में ही आ जाएगा। फिर हर तरह का काम यहाँ पे मैनेजमेंट आपको दिख गया, उच्च प्रबंधक, शोधकर्ता, वैज्ञानिक, वित्तीय प्रबंधक, कानूनी सलाहकार, ये सब तो विषय विशेषज्ञ है ना। यहाँ पे हम जो देखे थे ज्ञान और सेवा देने की बात थी, चतुर्थक सेक्टर में विशेषीकृत ज्ञान हो, तकनीकी कौशल हो, है ना। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे विषय विशेषज्ञ जो सबसे उच्च विशेषज्ञ होंगे जो नीति निर्णय निर्माण में हेल्प करेंगे। अब आते हैं अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। विश्व में अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण का कोई एक निश्चित पैमाना नहीं है। विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को भिन्न भिन्न मापदंडों के अनुसार निम्न आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। तो देखिए, राज्य सरकार की भूमिका के आधार पर हम इसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है, कैपिटल इकोनॉमी हम जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी हमारे देश में क्या चलती है, मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है। विकास के आधार पे हम देखेंगे तो विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। अगर विभिन्न क्षेत्रों की भूमिका के आधार पर जानेंगे तो कृषक अर्थव्यवस्था, औद्योगिक अर्थव्यवस्था और सेवा अर्थव्यवस्था। शेष विश्व के साथ संबंध के आधार पर जानेंगे तो खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज्ड इकोनॉमी। अभी हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में चल रहे थे तो हमने क्या किया, अपने सारे बाजार को दूसरों के लिए खोल दिया, ठीक है। आज ऐसा क्यों हो रहा है कि हॉर्मुज़ संधि पे अगर कुछ हो रहा है तो उसका असर आपकी रसोई पे पड़ रहा है, आपके गैस सिलेंडर पे पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, खुली अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण है। तो अमेरिका ने क्या किया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ठीक है, अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाना है। उसने अपनी इकोनॉमी को क्लोज कर दिया। जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या फिर जो भारत से, देखिए कितने लोग वहाँ पे कार्य कर रहे थे, तो अपने वीज़ा में कुछ चेंजेस किए उसने। इवन वहाँ पे नागरिकता प्राप्त करने को महंगा बना दिया। तो अब ना फिर से लोग क्लोज इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत देख लिया ओपन इकोनॉमी का क्या नुकसान होता है, क्या फ़ायदा है। अपने लोगों को ज़्यादा प्रमोट करना, अपनी अर्थव्यवस्था को ज़्यादा मजबूत करना, है ना। हम भी कर रहे हैं मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ठीक है, हम भी कर रहे हैं स्टडी इन इंडिया, स्टे इन इंडिया, यहीं पढ़ो, बाहर मत जाओ, पलायन नहीं होना चाहिए, मतलब आपकी योग्यता का। तो इस तरीके से हम भी क्लोज अर्थव्यवस्था की तरफ देखिए। तो फायदा तो दोनों का है, थोड़े बहुत नुकसान भी हैं दोनों के। तो शेष विश्व के संबंध के आधार पे ये हमने देख लिया। नियोजन के आधार पे योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, गैर योजनाबद्ध, प्लान्ड, नॉन प्लान्ड, ठीक है। निर्भरता के आधार पे आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था, आश्रित अर्थव्यवस्था और परस्पर निर्भर अर्थव्यवस्था। इतने तरीके की चीज़ों में इसको बांटा गया है दोस्तों। और ये
चैप्टर ना भले लग रहा है कि टाइम टेकिंग जा रहा है, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन दोस्तों इस बात का यकीन मानिएगा कि अगर आप इंट्रोडक्शन अच्छा सा कर लिए, ठीक है, इंट्रोडक्शन अगर आप अच्छा सा कर लिए तो आपकी सारी समस्या हाफ डन हो गई, ठीक है। मतलब ये है कि अगर आपने शुरुआत अच्छी कर ली है और चीज़ों को अच्छे से समझ लिया है तो बाकी सारी चैप्टर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन पे ज़रूर समय देंगे हम, भले हमको इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन इसको कंप्लीट करेंगे। और थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा कि ये तरीका आपको ठीक लग रहा है कि नहीं, तो उससे क्या होगा कि आगे के चैप्टर्स को किस तरीके से डील किया जाए और किस तरीके से पढ़ाया जाए, इसमें थोड़ा हेल्प मिलेगा। अभी यहीं स्टॉप कर रहे हैं अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण के साथ, और फिर शुरू करेंगे दोस्तों यहीं से अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण से। और इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर को भले हमें टाइम लगेगा, 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बिना इंट्रोडक्शन की हम आगे नहीं कूदने वाले हैं, आगे नहीं जंप करेंगे। क्योंकि जब हमारा न्यू ही सही नहीं है, जब हमारा बेस ही सही नहीं है, या फिर हम पहले से भी क्यों नहीं पढ़ाई करते आ रहे हैं, अगर सिलेबस चेंज होने वाला है तो हमें निश्चित रूप से ये हमसे अपेक्षा की जा रही है कि विस्तार में चीज़ों को पढ़ें। तो एक रीडिंग तो बनती ही है, समय भी है अभी, और इकोनॉमी को महत्व तो देना ही पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। साथ में इसको करंट से भी देखिए जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि अभी वर्तमान में क्या चल रहा है उससे रिलेट करके आपको पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है आप भी थोड़ा सा कोऑपरेट करिए और अपनी पढ़ाई को एक धार दीजिए, गति दीजिए, और बिल्कुल रुकना नहीं है, धीरे धीरे करते चलना है, और निश्चित रूप से इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और कमेंट करके ज़रूर अपना ओपिनियन बताइएगा। नमस्कार, थैंक यू।